दोस्तों, ये कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यदि किसी के साथ कहीं भी ऐसा हो रहा है तो उसे मौका पाकर या तो पुलिस के पास जाना चाहिए या फिर वहाँ से निकलकर सुरक्षित जगह चले जाना चाहिए। दिन के 11 बज रहे थे। हमारे घर में हमेशा की तरह सन्नाटा छाया हुआ था। घर में इस वक्त सिर्फ मम्मी दादी ही होती थी। मेरे पापा तो अक्सर घर से बाहर होते थे। मुझे उनकी शक्ल भी देखने को नहीं मिलती। मैं बाहर खेल रही थी। मम्मी ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। बेटी, अंदर जाओ, जाकर कमरे में सो जाओ। मम्मी की निगाहें दरवाजे पे जमी हुई थी तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं बोली, मम्मी कोई आ रहा है क्या? मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे मुंह पर उंगली रख दी। कोई नहीं आ रहा है, जाओ, जाकर सो जाओ। मम्मी ने मुझे कहा तो मैं अंदर वाले कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बिस्तर पर लेटने के बाद महसूस हुआ कि बाहर से कुछ आवाजें आ रही हैं। ना चाहते हुए भी उठकर खड़ी हो गई और दरवाजे के पास आ गई। दरवाजा खोलकर हॉल में देखा तो मम्मी के पास एक आदमी बैठा हुआ था। देखने से कोई पंडित मालूम हो रहा था। मैंने देखा उसके पास एक बड़ा सा टुकड़ा था। वह मम्मी के बहुत करीब बैठा हुआ था। वह दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैं उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी कि मम्मी ने मुझे डांटकर कहा, इधर क्या देख रही हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है जाकर सो जाओ। फिर भी मैं दरवाजे से न हटी और मम्मी ने आकर दरवाजा खुद ही बंद कर दिया और मुझे अंदर जाने के लिए कहा। मजबूरन में आकर बिस्तर पर लेट गई। मैं मम्मी की राज न जान सकी थी। उसके बाद मैं सो गई। मेरी आंख शाम को करीब 6 बजे खुली थी। आसमान का रंग सुरमई हो चुका था। आज घर में अजीब सा बदलाव नजर आ रहा था, लेकिन वह क्या बदलाव था मैं जान नहीं पाई। और बाहर आंगन में धूप के भगोले उठ रहे थे। मम्मी शाम का खाना तैयार कर रही थी। वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, जबकि दादी चल फिर नहीं सकती थी। वह चारपाई पर बैठी मम्मी को खाना जल्दी पकाने को कह रही थी। थोड़ा देर गुजरा ही था कि पापा लड़खड़ाते हुए घर आ गए। उनके घर आने का वक्त यही होता था। गाँव में लोग 7-8 बजे सो जाते हैं। पापा भी सोने से आधा घंटा पहले ही घर आया करते थे। इनका यही काम था। मम्मी को मैंने कई बार यह कहते हुए सुना था कि पापा को नशे की आदत है, इसलिए वह घर लेट आते हैं। पापा के घर आते ही मम्मी का मिजाज अचानक से बदल गया। न जाने क्यों आज वह बड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। पापा के आते ही उन्होंने आंगन में चारपाई बिछा दी और कहने लगी, आज इधर ही सो जाओ। मम्मी के कहने से पापा वही सो गए। मम्मी ने उसके सामने रोटी रखी और मुझे घूरने लगी। उनका इशारा यह था कि मैं भी खाना खाकर अंदर चली जाऊं। मुझे आज समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी हर वक्त मुझे कमरे में बंद क्यों करना चाहती हैं। मैं कमरे में सोने के लिए लेट गई। थोड़ी देर में मम्मी का भी काम पूरा कर मेरे पास आ गई। उन्होंने आते ही कमरे की बत्ती बंद कर दी। बेटा, आज मैं यहीं सो जाऊं? उन्होंने मेरे सिर पे हाथ फेरते हुए कहा। हाँ मम्मी, मुझे भी अकेले में डर लगता है, मैंने अपनी माँ से लिपटते हुए कहा। ऐसे में मुझे यूँ लगा जैसे मेरे पाँव से कुछ चीज टकरा रही हो। मम्मी, ठंडा ठंडा क्या है? मैंने माँ से पूछा। कुछ नहीं है बेटा, तुम सो जाओ। उसके बाद मुझे लगा जिससे कमरे में कुछ खटपट हो रही है, कुछ अजीब सा शोरगुल, कुछ हलचल। में बोली, मम्मी लाइट जला के देखो, मुझे लगता है कमरे में चूहा है। मम्मी बोली, नहीं बिटिया, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। मम्मी मुझे प्यार से बहलाना चाहा, लेकिन मैं इतनी आसानी से टलने वाली नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मुझे नींद आई। जब सुबह उठी तो घर में हमेशा की तरह सन्नाटा था। हमारा घर तो पहले ही खाली खाली रहता था। आज देखा तो घर से मम्मी भी नहीं थी। कमरे में कपड़े बिखरे हुए थे, अलमारियों के फाटक खुले हुए थे, जबकि खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए गए थे। मैंने गौर से देखा कमरे की फर्श पर अजीब तरह का काला सा लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कबड्डी खेल रहा हो। हॉल का भी यही हाल था। हर चीज बिखरी हुई थी। घर कुछ अजीब सा लग रहा था। एक लम्हे के लिए मुझे डर हुआ। दादी हर वक्त चारपाई पर होती थी। आगे जाकर देखा तो वह भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैं बहुत डर गई थी। मैं माँ का इंतजार करने लगी। पापा तो सुबह होते ही घर से निकल जाते थे। डर इस बात का था कि बाहर का दरवाजा भी खुला हुआ था। हे भगवान, अगर कोई जानवर आ जाता तो क्या होता? मैंने झट से दरवाजा बंद कर दिया और माँ का इंतजार करने लगी। मुझे भूख लगी थी। थोड़ी देर के बाद मम्मी घर में दाखिल हुई तो वह बहुत खुश लग रही थी। उनके चेहरे से मुस्कुराहट छलक रही थी। मुझे देखते ही कहने लगी, बेटी तू तैयार हो जा, आज मैं तुझे अच्छे कपड़े पहनाऊंगी और तुझे तेरी पसंद का खाना खिलाऊंगी। मम्मी ने कहा तो मैं खुश हो गई और फिर उन्होंने मुझे खुद अपने हाथों से सिले हुए कपड़े पहनाए, मुझे मेरी पसंद का खाना खिलाया और फिर मुझे यूं देखने लगी जैसे आज आखिरी बार देख रही हूँ।
वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती तो मुझे उलझन सी होती। आज हर चीज खाली खाली सी लग रही थी। 4-5 घंटे बाद एक उदासी हमारे आंगन में उतर आई। आज मम्मी के अंदाज बदले हुए थे। वह अंदर बाहर टहल रही थी। उनका यह अंदाज मेरे लिए नया था। मैं कुछ दिन से देख रही थी कि वह अक्सर गुमसुम और परेशान सी रहती हैं। मैं भी उनकी खुशी में खुश थी, इसलिए चुप रही। थोड़ी देर के बाद वह मुझे कमरे में ले आई, कहने की बेटी आज मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना, किसी बात पर मुझसे कोई सवाल मत करना और तुम्हें जवाब भी नहीं मिलेगा। मम्मी पहले ही मुझे बता दी थी। जी मम्मी, क्या बात है? मैं बड़ी दिलचस्पी से मम्मी को देख रही थी, जो आज बड़ी खूबसूरत लग रही थी, मगर उनकी आंखों में अजीब सा नमी थी। बेटी आज तुम यही सोना और कोशिश करना कि जब तुम्हारे पापा घर आए तो तुम अपने कमरे में रहना, समझ गई ना? मम्मी ने मुझे प्यार से कहा। वैसे भी आज वह इतनी फरमाइश पूरी कर चुकी थी कि आज उनकी बात ना मानने का दिल कर ही नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद शाम का अंधेरा फैल गया। मम्मी का इशारा पाते ही मैं कमरे में आ गई और दादी वहीं बैठकर बातें करने लगी। कमरे में आकर मैं सोने का नाटक करने लगी। पापा अभी तक घर नहीं आए थे। मेरी आंखों से नींद छा रही थी। नींद में खोने से पहले मुझे महसूस हुआ कि मेरे पाँवों के पास कुछ ठंडा ठंडा सा लग रहा है। मैं खामोशी से लेटी रही। आज घर में कोई हलचल नहीं थी। शायद पापा घर नहीं आए थे। मम्मी जल्द ही कमरे में आ गई। दादी भी सो गई थी। मम्मी ने आते ही कमरे की बत्ती बुझा दी और बाहर की तरफ देखने लगी। उनकी नजरें आंगन की तरफ लगी हुई थी। मैं बार बार उनकी बेचैनी देखती क्योंकि मैं नींद से जग चुकी थी। मम्मी का बेचैनी मुझे परेशान कर रहा था। शायद उन्हें मेरी परेशानी का अंदाजा नहीं था। इस सब के बीच में मुझे नींद आ गई और मैंने आंखें बंद कर ली। अभी मुझे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि कमरे के अंदर किसी की आहट का एहसास हुआ। मैं हड़बड़ाकर उठी और कमरे में आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने की कोशिश करने लगी। इतने में टॉर्च की रोशनी मेरी आंखों से टकराई। मैंने टॉर्च की रोशनी से देखा तो एक लंबा सा आदमी था। मैं उसे पहचान नहीं पाई। इससे पहले कि मैं चीख मारती, मम्मी ने आगे बढ़कर मुझे अपने मुंह पर हाथ रख दिया। मैं बोल भी नहीं पाई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे अपनी गोद में उठाया और इस आदमी को कुछ इशारा किया। वह आदमी मेरी तरफ बढ़ा जहाँ पर मैं सोई हुई थी। मुझे ठंडा ठंडा महसूस हो रहा था। वह इंसान वहीं रुक गया और मम्मी मुझे उठाकर तेजी से कमरे की तरफ भागी। मैं हैरानी से उन्हें देख रही थी। मम्मी भागते हुए दरवाजे तक आई तो सामने से पापा आते नजर आए और पापा आज भी लड़खड़ा रहे थे। पापा को देखते ही मम्मी चौंक गई और मुझे लेकर जल्दी से कमरे की तरफ आ गई। इतने में वो आदमी बाहर आ गया। मम्मी फिर से बाहर की तरफ भागी। मम्मी अब बीच में खड़ी थी। मम्मी ने अब मेरे मुंह से हाथ हटा दिया था। अब इस वक्त तक मैं एक ऐसी सिचुएशन को समझ नहीं पाई थी और चुप थी। मम्मी मुझे लेकर भागती हुई गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई और वह आदमी गाड़ी चलाने लगा। गाड़ी रोड पर चलने लगी। गाड़ी की लाइट से मैंने आखिरी बार पापा का चेहरा देखा था। शायद वह भागते हुए हमारी गाड़ी की तरफ आ रहे थे, लेकिन वह बहुत पीछे रह गए थे। 1 घंटा गाड़ी चलती रही। उसके बाद हम एक छोटी सी गली के अंदर गए। अब अंदर जाना मुश्किल था। तब वह आदमी गाड़ी से उतरा और मम्मी को भी उतरने को कहा। मम्मी मुझे लेकर आगे आगे चलने लगी। यह नई जगह थी। यहाँ पर मैं किसी को नहीं जानती थी। यहाँ पर घर भी बड़े बड़े थे और लोगों का जिंदगी का बड़ा ही आलीशान लग रहा था। मुझे मम्मी लेकर उसी तरह के एक आलीशान बंगले के अंदर गई। रात हो गई थी। हम लोग घर के अंदर आए तो मम्मी ने आते ही मुझे एक नरम गरम बिस्तर पर लेटा दिया, जो इतना मखमली और रेशमी था कि मुझे इस पर लेटते ही नींद लगी। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। सुबह को मेरी नींद खुली तो मम्मी मेरे पास ही बैठी हुई थी। वह मुझे गौर से देख रही थी। अपने पास में मम्मी को देखकर मुझे सुकून का एहसास हुआ। मैंने हैरत से पूछा, मम्मी हम कहाँ आ गए हैं? तो वह मुस्कुराकर बोली, बेटी फिक्र नहीं करो, हम जहाँ भी आए हैं हमारे लिए यह बेहतर है। उन्होंने यह कहकर मुझे उठाया। उनकी बात मैं समझी नहीं थी। यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि जिंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है। यहाँ पर लोटे से पानी इस्तेमाल करने वाला नियम नहीं था, बल्कि वॉशरूम और हर जगह पर टोटी लगे हुए थे जिनमें खुद पानी आता था। मैं गांव की जिंदगी की सताई हुई थी। मेरी उम्र 7-8 साल की थी, मगर फिर भी मैं जिंदगी का लुत्फ उठाने की हैसियत रखती थी। यहाँ पर मैं बहुत खुश थी। पापा से तो मैं पहले भी नहीं मिलती थी। वह भी मुझसे कोई बात नहीं करते थे। मैं पापा का चेहरा रात में ही देख पाती थी या फिर सुबह सवेरे जब वह घर से निकल रहे होते थे। इसके अलावा मेरे पापा से कोई रिश्ता नहीं था। मजाल है जो इन्होंने मुझे कभी एक बार भी प्यार किया हो। मैं दिन रात इसी तरह तड़पती रहती थी।
कोई मेरा तन्हाई मिटाने वाला नहीं था, लेकिन यह जगह बड़ी खूबसूरत थी। यहाँ के लोग बड़े सुलझे हुए लगते थे। आज मैंने महसूस किया कि मम्मी हर वक्त मेरे साथ ही होती हैं। जिस इंसान के साथ हम यहाँ आए थे वह भी कभी कभी इस घर का चक्कर लगा लेता था। मैं उन्हें पसंद करने लगी थी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद मम्मी ने मुझसे कहा कि अब से तुम्हारे पापा राहुल हैं। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई, मगर फिर भी उनकी बात मानना पड़ा। मैं अब राहुल अंकल को पापा कहने लगी। एक दिन शाम को हमारे घर कुछ आदमी आए। इनमें एक पंडित, बाकी 5 लोग और भी थे। उसमें एक औरत थी जो बार बार मम्मी को देख रही थी। थोड़ी देर के बाद एक पंडित जी आए। उन्होंने आते ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ देर के बाद वहाँ बैठे मेहमानों के मुंह से पता चला कि माँ का विवाह राहुल अंकल से हो गया है। इस बात से मेरे को हैरानी हुई। उस वक्त मैं शादी का मतलब नहीं समझती थी, हाँ, मगर इतना जान गई थी कि मम्मी ने मुझे यह क्यों कहा था कि अब मेरे पापा राहुल अंकल हैं। फिर भी मैं यहाँ पर खुश थी, क्योंकि जिंदगी की हर खुशी मुझे यहाँ मिल रही थी। अब मम्मी भी मुझ पर ध्यान देने लगी थी। राहुल अंकल भी मुझे खुश रखते थे। मैं इस घर में अपनी जिंदगी मजे से जी रही थी। मम्मी मुझे बाहर खेलने के लिए इजाजत नहीं देती थी, मगर मैं कभी कभी छुपकर बाहर निकल जाया करती थी। एक दिन यूं ही गली में आइसक्रीम लेने गई। वापस आ रही थी कि एक तेज रफ्तार गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। गाड़ी में से एक आदमी निकला जो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन मैंने इस आदमी को कहाँ देखा यह मैं नहीं जानती। मुझे कुछ याद आ रहा था और मैं उसकी तरफ ही देख रही थी कि वह आगे बढ़ा और मुझे मजबूती से पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, मगर उसने मेरी एक न सुनी। मेरी आंखों ने आखिरी बार यह देखा कि मेरी माँ मुझे खिड़की से देखती ही रह गई और वह आदमी गाड़ी में भरकर मुझे वहाँ से लेके चला गया। मैं रास्ते पर चीखती चिल्लाती रही, उसे पूछती रही कि तुम कौन हो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मगर उसने मुझे कुछ न बताया। फिर 6 घंटे के बाद गाड़ी एक खूबसूरत से घर के सामने रुकी। यह घर उस घर से बेहतर था जहां हम रहा करते थे। वह आदमी मुझे इज्जत से अंदर लेके गया। उसने मुझे कुछ औरतों से भी मिलवाया। इस लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। बाद में मुझे बताया गया कि यह मेरे अपने ही हैं, मेरे रिश्तेदार, यानी कि मेरे चाचा का घर है। जब मुझे यह पता चला कि यह लोग मेरे अपने हैं तो मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि यहाँ रहने के लिए बस यह वजह काफी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती थी। मैं यहाँ आकर बहुत परेशान थी। बार बार अपने चाचा से कहती कि मुझे मम्मी के पास वापस छोड़ आए, मगर वह जाने का नाम नहीं लेते थे। कहते थे तुम हमारा खून हो और हम तुम्हें उस औरत के साथ नहीं रहने देंगे, तुमको सौतेले बाप का साथ नहीं रहने देंगे। जब कल तुम बड़ी हो जाओगी तो दिक्कत आएगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सौतेला बाप क्या होता है। चाचा की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। वैसे भी यह घर लड़की से भरा हुआ था। मैं यहाँ पर उतनी परेशान नहीं थी। धीरे धीरे मेरा दिल लग गया। मैंने अब मम्मी के पास जाने की जिद छोड़ दी थी। शायद मम्मी भी मेरे दिलो दिमाग से उतर गई थी। मुझे माँ के बारे में बताया गया था कि वह एक अच्छी औरत नहीं है। उन्होंने घर से भागकर अपने पति से बेवफाई की और किसी और के साथ ब्याह रचा लिया। होना तो यह चाहिए था कि वह अपनी सास और आवारा पति का सेवा करके ठीक करती, लेकिन उन्होंने तो अपनी अलग ही दुनिया बना ली। घर वालों की यह बातें सुनकर मेरे दिल में मम्मी के खिलाफ नफरत भर जाती। अब तो मैं उनका नाम भी लेना अच्छा नहीं समझती थी। उनके पास जाकर रहना तो दूर की बात थी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। मैं 18 साल की हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस साल में मेरे बाप एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया था। और यह बात मुझसे ज्यादा अजीब लग रही थी कि अगर मेरा खानदान इतना ही अच्छा है तो मेरा बाप मुझसे मिलने क्यों नहीं आता। यह बात कई बार चाचा से पूछी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरी शादी हो गई और मैं हैदराबाद आ गई। मेरा आना जाना अक्सर चाचा के घर लगा रहता था, क्योंकि मेरे पति जानते थे कि मुझे अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत है। वह मुझे अक्सर ट्रेन पर छोड़ने आ जाते थे ताकि मैं आराम से मायके में कुछ दिन गुजार सकूं। धीरे धीरे मेरा दिल भी लग जाएगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि ट्रेन की सीट पर बैठे बच्चे मुझे काली चादर में लिपटी एक औरत नजर आई। औरत का चेहरा खिला खिला सा नहीं था, जैसे कि बुढ़ापा इंसान को बदल देता है। मैंने देखा औरत मुझे गौर से देख रही थी कि मैं भी उससे पहचान गई थी। माँ के चेहरे को भला कौन भूल सकता है। मैं उनको देखकर अपना मुंह फेर चुकी थी। शायद इतने साल के बाद सामने आने के बावजूद भी मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। औरत की बेवफाई मर्द को ही नहीं बल्कि औरत की औलाद को भी हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर कर देती है। मैंने गौर से गेर की तरह देखना शुरू कर दिया।
लेकिन उनकी नजरें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वह मेरे सामने आकर बैठ गई। वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रही थी। मैंने उन्हें कह दिया कि मैं आप पर कोई दिलचस्पी नहीं रखती। आपने जो पापा के साथ किया वह मैं कभी नहीं भूलूंगी, नहीं आपको माफ करूंगी। मेरी बात सुनकर मम्मी ने मुझसे कहने लगी, तुम एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा वह मुझे मंजूर है। इतने साल बाद मुझे अपनी माँ की ट्रेन में मिली मम्मी के साथ गुजारे दिन याद आ रहे थे। तब मैंने भी उनकी बात सुनने के लिए हाँ कर दिया। तब उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी की बचपन में राहुल अंकल से मंगनी हो चुकी थी। राहुल अंकल मेरे पापा के करीबी दोस्त में से थे। यह लोग भी बहुत अमीर भी थे, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि पापा ने किसी बात पर रिश्ता तोड़ दिया। इस बात से राहुल और मेरी मम्मी बहुत उदास हुए। बचपन की मंगनी थी, अपना नाम एक दूसरे के साथ जोड़ते हमेशा देखा था। अब अचानक यह फैसला बदलना हम दोनों के बर्दाश्त से बाहर था। फिर राहुल जब बाहर गया तो मेरी शादी एक मामूली आदमी के साथ कर दी गई, जिसकी माँ बीमार थी और वह खुद शराबी था। ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि वह सब कुछ मम्मी के भाइयों की चाल थी। मम्मी का जबरदस्ती ऐसे घर में विवाह किया गया जहाँ से वह अपनी जायदाद का भी हक ना मांग सकी। उनका पति इस कदर कमजोर था कि उसके साथ जिंदगी गुजारना इम्पॉसिबल था। मम्मी को अपने पति ने उन्हें कभी खुश नहीं रखा। वह हमेशा नशा करके घर आते थे और उन्हें मारपीट भी करते थे। मम्मी ने मुश्किल से गुजारा किया। फिर एक दिन उन्हें राहुल मिल गया और एक रात अंधेरे में उनके घर तक आ गया था। राहुल ने मम्मी को बताया कि वह आज भी उनसे उतना ही मोहब्बत करता है। मम्मी ने फैसला करने में देर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि उनकी जिंदगी पहले से बहुत खराब थी और फिर पापा का घर छोड़ने को ठानी। उनके घर का सारा खर्च वैसे भी मम्मी ही देखती थी। फिर वह दिन भी आ गया जब उन्होंने धीरे धीरे अपना सारा कीमती सामान राहुल के जरिए उसके घर भिजवा दी। मम्मी के पास बस सोने चांदी का थैला था। उन्होंने यह सोचा कि अगर मौका मिला तो इसे भी ले भागूंगी, वरना यहीं छोड़ जाऊंगी। आखिर यह माँ का हक था। पापा को पता न चल सके, इसलिए उन्हें बेड के नीचे छुपा देती थी ताकि अगर वह पूछे भी तो वह मेरे सिर डाल दे कि मुन्नी ने रखा था। पापा जेवरात पर कड़ी नजर रखते थे क्योंकि उन्हें हर हफ्ते पत्नी की कोई न कोई छोटी मोटी चीज बेचकर अपने नशे का बंदोबस्त करना होता था। मम्मी के भाइयों ने मम्मी के साथ बहुत बुरा किया था। अब मुझे समझ आ गया था। रात में मेरे पाँव में ठंडा लगना, फिर मम्मी का मुझसे छिपकर राहुल अंकल से मिलना, फिर एक दिन पापा का घर छोड़कर मुझे गाड़ी में बैठाना, उस वक्त पापा का घर लेट आना और फिर चाचा की लालच, सब कुछ मेरे दिमाग में चलने लगा। राहुल अंकल ने मुझे अपनी बेटी के तौर पर अपना लिया था। यह सब उन्होंने मम्मी की मोहब्बत में किया। उसके बाद मम्मी और अंकल अपनी जिंदगी शुरू कर चुके थे। तब मेरे चाचा ने मुझे देखा तो मुझे उठाकर ले गए। मुझे यह बात बहुत गलत लगी कि मैंने अपनी जिंदगी की 8-9 साल एक ऐसे घर में गुजारे जो मेरी माँ के खिलाफ था। यह कैसा घर जहाँ मेरी माँ को कभी खुशियाँ नहीं मिली। ऐसे लोग जिन्होंने मेरी माँ के साथ हमेशा जुल्म किया। लेकिन क्या करूँ, अब तो मैं अपने ही घर की हो चुकी हूँ। अपनी माँ की कहानी सुनकर उन्हें दिल से माफ कर चुकी हूँ, मगर फिर भी मेरा दिल आज तक अफसोस करता है कि मैं इतने साल से मम्मी को कसूरवार समझती रही। धन्यवाद दोस्तों।